नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 103 कड़ी में मैं आपसे बातचीत करूंगा। और आज जैसे मैं पिछले कड़ियों में आप देख रहे हैं कि किसी न किसी एक गांव के बारे में मैं ये बताता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर में गांव वालों ने किस तरह से अपने को विकसित किया। और वो भारत के लिए वो ये जो जिन गांव की हम चर्चा कर रहे हैं ये प्रेरक गांव है। किस तरह से उन्होंने विकसित किया और वो और बहुत लंबे समय में नहीं, थोड़े थोड़े सालों में, 10 साल 15 सालों में व्यवस्था में जब उन्होंने अपने ढंग से उसको विकसित करने की कोशिश की तो विकसित करके दिखाया। और ये जो बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि गांव वालों को आप अधिकार दीजिए और देखिए कि वो क्या करते हैं। तो आज का जो ये जो गांव है वो एक पिपलांतरी गांव है। ये राजस्थान में है और उदयपुर से 75 किलोमीटर दूर है। और जिला है इसका राजसमंद जिला है, राजसमंद। और वहाँ से 15 किलोमीटर पिपलांतरी गांव है। अब ये पिपलांतरी गांव के बारे में मैं इसलिए विशेष रूप से आपसे चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि ये कोई सरकारी व्यवस्था से ये गांव विकसित नहीं हुआ। ये गांव के लोगों का, और गांव के लोगों का क्या, गांव के सरपंच का आप उनकी देखिए, उनकी जो सोच है, उनकी चिंतन है और किस तरह से गांव के सहयोग से उन्होंने किस तरह अपने गांव को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गांव बना दिया है। और ये एक मॉडल गांव हो गया। मॉडल गांव इस तरह से कि मतलब वहाँ जो चीज़ें, जिस तरह से उन्होंने गांव को विकसित किया है वो दुनिया को लिए आँख खोलने के लिए है। वो भारत के गांव है और एक सरपंच जी ने किया है। और प्रधान इस व्यवस्था में उन्होंने जैसे सरपंच चुने गए उन्होंने उनको अधिक दायित्व मिला और दायित्व के बाद उन्होंने गांव के सहयोग लेकर उन्होंने करना शुरू किया। जो जिस बात को मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो तो योजनाएं है ही है, लेकिन हर गांव की अपनी अपनी ज़रूरत है। हर गांव के अपने अपने ढंग से विकसित होने की आवश्यकता है। तो वो जो सरकार जो विकसित करना चाहती है अपने ढंग से वो और एक मॉडल बना दी है कि ये आप हम जो निर्देश देंगे और जो जियो हम जारी करेंगे उसके हिसाब से गांव विकसित करिए, तो उससे गांव नहीं विकसित होंगे। वो तो आपने एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कुछ बिल्डिंग और कुछ पानी और जल की व्यवस्था करी। ये नहीं, ऐसा गांव नहीं बनाना चाहते हम। वो ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जो गांव अपने स्वरूप में, अपने अपने स्वरूप में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गांव विकसित करे। और पिपलांतरी गांव जो है इसका अपने आप में बहुत सुंदर नमूना है और देश के लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। इसके बाद आप हर आदमी समझ जाएगा कि गांव सरकार की कितनी बड़ी आवश्यकता है। और गांव सरकार अगर आ गई तो किस तरह से देश में गांव का विकास और गांव अपने स्वरूप में किस तरह से समृद्ध, ताकतवर और हर मामले में वो रोजगार परक और जैसी जरूरत है उनकी सब उनकी पूरी होने लगेगी। जो हमारा उदाहरण है कि गांव स्वर्ग होने लगे। अब ये पिपलांतरी का मैं आपसे जिक्र करूँगा। देखिए, पिपलांतरी वो गांव है जो ये जो जगह है, राजस्थान, आप जानते ही हैं कि राजस्थान संगमरमरों के लिए मशहूर है। और ये समंद जिला जो है, जहाँ ये पिपलांतरी गांव है, जिस जिले में, ये विश्व स्तर पर जाना जाता है संगमरमर के पत्थर में। तो अब वो चूँकि वहाँ संगमरमर के बहुत हैं, पहाड़ों से संगमरमर खोदते हैं लोग। तो संगमरमर की खुदाई के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पिपलांतरी गांव, एक तो आप जब खुदाई होगी तो आप पहाड़ टूट गए और जगह जगह गड्ढे बन गए। और इतने नहीं है, 500-500 मीटर के खुदाई में जो पहाड़ थे वो 500-500 मीटर, 400 मीटर गड्ढे बन गए। सारे पेड़ पहाड़ों के जो थे वो कट गए और पहाड़ तो पौधे रहने गए। इसका परिणाम ये हुआ कि पहला तो सबसे बड़ा भयंकर परिणाम ये हुआ कि पेड़ ख़त्म और जल स्तर ये इतना नीचे चला गया कि 400-500 फीट नीचे जल स्तर पानी का हो गया। तो आप उससे खेती बाड़ी भी ख़त्म, जंगल ख़त्म, खेती बाड़ी भी ख़त्म। और ये जो संगमरमर के खुदाई से जो धूल है, पूरे गांव में हमेशा धूल फैलने लगा। लोग अब इसी स्थिति में, जब सिंचाई के साधन नहीं है, लोगों के धूल उड़ रहा है और पेड़ पौधे नहीं हैं और भी एक वीरान गांव होते चले गए।
अब वहाँ कौन रहेगा? अब वहाँ से गांव वाले लोग वहाँ से पलायन करने लगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। और खदाई मजदूरों के अलावा कोई वहाँ रोजगार के भी साधन नहीं थे। तो जो मजदूर खुदाई में लगते थे, बस उसके अलावा वहाँ कोई काम धंधा भी नहीं रहता। फिर काम धंधे के लिए लोग भी भागने लगे। एक और बड़ी समस्या थी कि आप राजस्थान में जाते हैं कि लड़कियों को वहाँ लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं, लड़कियों को नहीं चाहते हैं। तो एक बहुत और एक समस्या थी कि लड़कियाँ की संख्या धीरे धीरे वहाँ बहुत तेज़ी से घट रही थी। अब ये विकट परिस्थितियाँ ऐसी उस गांव की हो गई थी। उसमें 2005 में ये श्याम सुंदर पालीवाल वहाँ के सरपंच चुने गए। अब देखिए 2005 के बहुत पुरानी बात नहीं है। 2005 में जब श्याम सुंदर पालीवाल चुने गए तो उसके बाद से किस तरह के गांव का कायाकल्प हुआ और किस तरह से ये राष्ट्रीय क्षितिज पाया, ये अपने आप में एक बहुत नमूना है, उदाहरण है इसको जानने के लिए। और ये सब उनके श्याम सुंदर और गांव के वालों को लोग प्रयास किया। पहला इन्होंने ये प्रयास किया कि किसी तरह से गांव में जो पानी का जो जल स्तर है, जब तक ये जल नहीं आ रहेगा तब तक वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने पानी की व्यवस्था को पहली प्राथमिकता दी। तो जहाँ जहाँ भी पहाड़ों पे गड्ढे जो बन गए थे उनको उन्होंने घेर के और उनको जगह जगह उन्होंने पानी रोकने के लिए, कि बारिश के पानी को रोका जाए, तो इस तरह रोकने के लिए गांव में उन्होंने कई करीब सैकड़ों पानी के उस तरह से रोकने की व्यवस्था की। तो पानी रुकने लगा तो पानी का जल स्तर जहाँ से 400-500 फीट था वो जल स्तर आ गया 40 और 50। अब उसके बाद उन्होंने अपने जो छोटे छोटे जो जगह जमीन थी उसको घेर के वहाँ से खेती का काम करना शुरू किया। जल हो गया, फिर खेती का काम शुरू। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर योजना अपने गांव में चलाई और ये कहा कि जो गांव में कि जो लड़की पैदा होगी तो गांव के लोग 111 पेड़ लगाएंगे। जिसके यहाँ भी एक लड़की पैदा होगी 111 पेड़ लगाएंगे। तो और वो ज़मीन को वही था जो सरकारी ज़मीनें थी जो उन्होंने इधर उधर कब्जा कर रखा था, या ये इन सबों ने कब्जा करा था, खदान वालों ने। ये सारी ज़मीनें उन्होंने खाली कराई और वहाँ से खाली करा के उन ज़मीनों पे उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया। कहा कि जो लोग लड़की पैदा होगी वो 101 पेड़ लगावें और इन्हीं सरकारी ज़मीनों में, सरकारी ज़मीन पर अपने खेत पे लगावें, सरकारी पेड़ पे लगावें। और ये जो पेड़ 18 साल तक इन पेड़ों को जो आय होगी, 18 साल के बाद वो पैसा लड़कियों को शादी में दिया जाएगा, खर्च होगा, दे दिया जाएगा पेड़ों से। तो अभी देखिए, अब लड़कियों के लिए लोगों ने सोचा कि विवाह का खर्चा बहुत होता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है, पेड़ लगाएंगे, ज़मीन उपलब्ध है, पानी भी व्यवस्था हो गई, तो लड़कियों के शादी में और शादी के पैसे मिल जाएंगे। तो लोगों ने बड़े उत्साह से लोगों ने पेड़ लगाना शुरू किया और देखते देखते उस गांव में वो इस समय करीब 4 लाख पेड़, मतलब 2005 के बाद इस गांव में 4 लाख से आसपास पेड़ लग चुके हैं। इसमें पेड़ क्या है, नीम के हैं, शीशम के हैं, आंवले के हैं और इस तरह के पीपल जो वहाँ हो सकते हैं वो पीपल वहाँ लगाए गए और लोगों को उससे 18 साल के बाद उसका आय जो हो रही है वो लड़कियों को दिया जा रहा है। दूसरी उन्होंने कहा कि लड़कियों से जोड़ा इस पेड़ को, कि ये पेड़ जो है लड़कियां अपने उसको अपना भाई समझेंगी और एक उत्सव करते हैं हर साल एक में, जिसमें कि राखी को और उस बड़े उत्सव के साथ अपने पेड़ों का लड़कियां उसमें बांधती हैं राखी और लोगों के उससे लगाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा सभी लड़कियों की जो पैदा होती हैं उसी दिन इन्होंने 21,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट की व्यवस्था की। अब 21,000 के फिक्स डिपॉजिट में जिसमें 10,000 तो लड़की के माँ बाप जमा करेंगे और 11,000 रुपया उन्होंने आपस में गांव के लोगों से या और भी दानदाताओं से इकट्ठा करके वो हर लड़की के नाम से इकट्ठा करते हैं। गांव में औसतन करीब 60 लड़कियां उनका मानना है कि पैदा होती हैं। उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि लड़कियों को फिक्स डिपॉजिट, पेड़ के आय, इसलिए शादी की उम्र में जब भी लड़कियां पहुंचती हैं तो 2.5-3 लाख रुपया, 4 लाख 5 लाख रुपया मिल जाता है और लोग बड़े एक सुंदर ढंग से लड़कियों की विवाह होती है। तो विवाह का जो
तो उन लोगों को चिंता होती थी कि कहाँ से पैसे आएंगे। वो इस समस्या का वो समाधान उन लोगों ने कर दिया। इससे लड़कियों का सम्मान बढ़ा, महिलाओं का सम्मान बढ़ा। एक योजना तो उन्होंने ये बनाई। देखिए, ये कोई सरकारी योजना नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से ये योजना बनी और आज ये हाल है पिपलांतरी गांव की। वहाँ एक गांव में करीब 6000 की आबादी है और वहाँ पूरा गांव जो है, एक जो वीरान गांव था एक तरह से, वो एक तरह से कितना खूबसूरत और जंगलों से भरा, पूरा पेड़ पौधों से भरा, चिड़िया चहचहाती हैं, जानवर भी यहाँ लौट गए, जो जानवर छोड़ चुके थे, जंगली जानवर गांव को, वो सब आ गए और एक माहौल, एक खुशनुमा माहौल पूरे गांव में स्थापित हो गया। ये वहाँ के कल्पनाशीलता गांव के लोगों की हो गई। इसके बाद इन्होंने ध्यान दिया स्कूलों पर, और जो स्कूल थे उसको उन्होंने मरम्मत कराया, स्कूलों के शिक्षा पर ध्यान दिया और सारे लोग वहाँ अपने अच्छे स्कूल के व्यवस्थाओं को, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हो। सफाई के लिए श्याम सुंदर पालीवाल ने सोचा कि सफाई को इतना गांव में ऐसा किया जाए कि लोग नमूना बने। तो उन्होंने खुद ही झाड़ू लेके वो गांव में निकल पड़ते थे और सफाई से, तो सरपंच थे, खुद झाड़ू लेके निकल पड़ते थे। जब उनको देखा लोगों ने कि ये तो खुद निकल पड़ते हैं, रोज़ गांव की सफाई करते हैं, तो धीरे धीरे गांव वाले सफाई में लग गए। और इसका ये परिणाम हुआ कि 2005 में तो वो चुने गए और 2007 या 6-7 में उनको राष्ट्रपति ने सबसे स्वच्छ गांव का पुरस्कार दिया। भारत के सबसे स्वच्छ गांव में से उनको एक पुरस्कार मिला कि ये सबसे स्वच्छ गांव है। और ये देखिए, अपनी उनकी सफाई कर्मियों के भरोसे नहीं हुआ, उनका अपना प्रयत्न और गांव के लोगों के सहयोग से उनको ये पुरस्कार मिला। इनके बारे में जो इन्होंने काम किया, उसके लिए ये जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने उनको बुला के और उनको एक गाँव में जो सरपंच के रूप में जो उन्होंने अपना योगदान किया, उसके लिए उन्हें करोड़पति, वो कौन बनेगा करोड़पति में उनको बुला के और बताया कि आपने गाँव में ये सब कैसे संभव कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं ये इसलिए अपना हमारा सोच थी और लोगों का, पूरा गांव वालों का सहयोग था, उसे उन्होंने कर लिया। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। उसके बाद गांव में जो रोजगार की व्यवस्था को लगे, और रोजगार का क्या माध्यम, देखिए कितना सुंदर उन्होंने व्यवस्था की। जो ये हर पेड़ों में लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग भी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि पेड़ों में जो दीमक लगते हैं, तो जिससे पेड़ सूख जाते हैं, दीमक नीचे छाट जाते हैं, ज़मीन अच्छी नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने खोज किया कि पेड़ों के इर्द चारों तरफ एल्वेरा के पेड़ लगाए। एल्वेरा के छोटे छोटे पौधे होते हैं, आप सब जानते हैं एल्वेरा। और एल्वेरा का तो ये, और एलोवेरा का कितना उपयोगी है ये, बाबा रामदेव तो चिल्ला कहते हैं कि एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का क्रीम, एलोवेरा का पाउडर, एलोवेरा का क्या क्या वो बनाते हैं। एलोवेरा का तो कम से कम आजकल मार्केट में एलोवेरा के 20 प्रोडक्ट मार्केट में हैं। हर चीज़, जूस से लेके फैशन के, उसके तमाम सामग्री एलोवेरा से बनती है और दवाइयों में काम आता है। तो हर पेड़ों के किनारे किनारे एलोवेरा के पौधे लगाए गए और एलोवेरा के पौधे लगा लो। आज हालत ये है कि वहाँ करीब 40 लाख, आप समझिए, बड़े बड़े पौधे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। पूरे गांव में 40 लाख एलोवेरा के पौधे लग चुके हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एलोवेरा के जब लगे तो एलोवेरा का से महिलाओं को, जो महिलाएं को रोजगार मिलना शुरू हो गया। महिलाएं एलोवेरा के जूस निकालती हैं, एलोवेरा के पेस्ट बनाती हैं और एलोवेरा के जितने भी है, और एलोवेरा का काट के लोग जिनको ज़रूरत है, जो फैक्ट्री चलाते हैं एलोवेरा के, उनको सप्लाई किया जाता है। तो सभी महिलाओं को घर बैठे अब उनको अपने एलोवेरा से उनको एक तरह से रोजगार, पैसा कमाने का साधन मिल गया। किसानों को अपना जो खेती थी वो खेती करने का, जो सिंचाई का साधन मिल गया वो हो गया, और महिलाओं को एलोवेरा का होगा। और इस तरह से छोटे छोटे और भी इस तरह से तमाम उद्योग धंधे उस गांव में उन्होंने शुरू किए। अब देखिए धीरे धीरे कैसे उस गांव का विकास का क्रम आगे बढ़ा, और गांव के लोगों ने किया कोई इसमें। इसके बाद अब आता है, अब मैं बताता हूँ कि जो सरकारी योजनाओं का क्या लाभ है।
उसको अब आता है। ऐसा नहीं कि पहले वो सरकार की योजनाओं के भरोसे वो बैठे, क्योंकि गांव पंचायत ने अपने साधन से ये सब किया। मैं पहले बता चुका था कि किस तरह से गांव के लोगों ने 40 लाख रुपया लेके अपने यहाँ अपन अपन वायु चक्की लगाई और पूरे गांव को बिजली पैदा करने लगे। ये मैं गांव के बारे में बता चुका हूँ पिछले 102 के 102 जो क्रम में है, जो मैंने आपसे बात की, कड़ी में बात की थी। अब ये देखिए, उन्होंने उसको जब एलोवेरा का उद्योग लगा, और उसके बाद सरकारी योजनाएं जो गांव में जितनी हैं, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उसका लाभ लेना शुरू किया। पहले उनकी सरकारी की जानकारी हासिल की, कौन कौन सरकारी योजनाएं गांव में गांव के लिए हैं, लड़कियों के लिए क्या योजना है, शिक्षा के लिए क्या योजना है, रोजगार के लिए क्या योजना है, पेंशन के लिए क्या योजना है। ये सारी योजनाओं को उन्होंने जानकारी हासिल की, और इन योजनाओं की जानकारी हासिल करने के बाद सब गांव की योजनाएं अपने गांव में लाए। तो बहुत सारे रोजगार योजनाएं हैं, बहुत से महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, बहुत से बुजुर्गों के लिए योजनाएं हैं, और भी जितने भी योजनाएं उन्होंने, तो गांव में एक तरह से इन योजनाओं के माध्यम से अपने गांव में जितना भी विकास संभव हो सकता था, सब लोगों ने उसको किया। तो अपने गांव की कमी को मैं पहले पहचाना, कमी को दूर किया। कमी को दूर करने के बाद जब गांव में वो कमी दूर हो गई, तो उस बाद उन्होंने देखा कि अब हमारे गांव का कैसे हम क्या किन किन क्षेत्रों में हम इसका विकास कर सकते हैं। तो वो सफाई से लेके रोजगार और चिकित्सा और ये और जितने भी आप उनकी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से वहाँ व्यवस्था चल रही है। और एक मॉडल बना पिपलांत्री कि एक लोग अपने गांव को, एक ऐसे गांव को जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में है, वो भी एक खूबसूरत जंगली क्षेत्र, सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के वाला गांव बन गया, और जहाँ सब लोग अपने स्वस्थ ढंग से रहने लगे। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। तो जब ये हम बात आपको बार बार इस बात को बताने की जो हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार जो समझती है कि वो ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्थापित कर दी, एडीओ बीडीओ और उनके कर्मचारी वहाँ बैठ गए, और उससे गांव का विकास हो जाएगा, मॉडल गांव बन जाएगा, स्मार्ट गांव बन जाएगा, तो ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। और पहले गांव के लोगों को, जैसे पिछले गांव का मैंने चर्चा की, उसके पिछले गांव का चीज मैंने चर्चा की, उन गांव में आप देखिए, आप बिहार का हो चाहे तमिलनाडु का हो, आज हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, और राजस्थान की वो चर्चा कर रहे हैं जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, और जहाँ लोगों ने किस तरह से गाँव को बर्बाद कर दिया, और वहाँ कम सरपंच ने किस तरह से 10-15 साल में गाँव का कायाकल्प कर दिया। तो ये अगर ये नमूना अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब तक गांव के लोगों को अपने हिसाब से गांव को विकसित नहीं करने की आप वो ताकत देंगे, तब तक इसी तरह से होएगा कि सरकारी अधिकारी जाएंगे। अब पिपलांत्री के तरह से आपने तो अधिकार दिया नहीं गांव को, कोशिश किया कि पिपलांत्री की तरह से दूसरे गांव भी राजस्थान में बन जाए, लेकिन नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते कि उसमें फिर वो उस तरह का सरपंच चाहिए, उस तरह वहाँ के लोग चाहिए जो कि उनको आप तैयार करें। और जब तैयार करें तो उन्होंने तो अपने बाकी लोग गांव में आपने जिनको देंगे इस तरह, तो वहाँ तो आप सरकारी तंत्र को लगाएंगे कि सरकारी तंत्र वाले कर दें, सरकारी तंत्र वाले जाके किसी सरकारी ढंग से काम करेंगे। तो आप उनको सरकारी तंत्र को अपने किनारे करिए, आप उन गाँव वालों को ही दे दीजिए सारा अधिकार, ग्राम पंचायत को दीजिए, जिसको कि गांव हम कहते हैं गांव सरकार। जब उनके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाएगी तो वो अपनी ज़रूरत के साथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जगह वो इसी तरह का कार्य जंगल ही लगाएं, कहीं उनके और जोड़ते हैं। आप कहेंगे नहीं पिपलांत्री की तरह से आप भी जंगल लगाइए, जंगल की उनको ज़रूरत नहीं है, तो जंगल के लिए उनको पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी उनके यहाँ है। अब हम क्यों वो पानी इनके जैसा नमूना करके पानी इकट्ठा करके उनके यहाँ लें? वहाँ संगमरमर की खनन नहीं होगी, हो रही हो। अब जहाँ संगमरमर की खनन नहीं होगी वहाँ गड्ढे नहीं होंगे, वहाँ भी आप कहेंगे कि आप पानी इकट्ठा करिए, तो पानी इकट्ठा कैसे करेंगे? वो पहले गड्ढा खोद दे, फिर पानी इकट्ठा करेंगे।
तो ये उनसे ऊपर ला दिए। आप मत बताइए कि उनको क्या करना है। वो जानते हैं कि हमारे गांव को कैसे क्या हमारी ज़रूरतें हैं, क्या हमारी कमी है, उस हिसाब से वो करेंगे। हाँ, ये प्रेरणा देने के लिए है कि एक गांव अगर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे कर सकता है, तो हमारे जो गांव है, मेरा गांव है, हमारी ज़रूरत को हम पहचान करेंगे और फिर वो करेंगे। और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी हम अपने गांव में लागू कराएंगे, और जो सरकार दे सकती है देंगे। नहीं होगा तो हम फिर हमारी जो योजना हम समझते हैं ज़रूरत है, उस हिसाब से हम करेंगे। तो 29 विभाग हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि ये पंचायत भारत के संविधान में 11वें अनुसूची में जो 29 विभाग हैं, अगर उन 29 विभाग में इसमें तो उन्होंने एक मान लीजिए जंगल, लघु जंगल और जंगल एक विषय ये भी है कि गांव में लघु जंगल की व्यवस्था किया जाए, और लघु उत्पाद और ये वो हम बता चुके हैं। तो उसी अधिकार के तहत इन्होंने इस व्यवस्था को अपना करा। इसलिए कोई ये तो नहीं कह सकते कि उनके पास, पंचायतों के पास अधिकार नहीं थे। अब उस अधिकार को उन्होंने अपने ढंग से उसको अपने कल्पनाशीलता, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उन्होंने विकसित करके और इस तरह से गाँव को बनाया। तो ये पिपलांत्री के जो राजस्थान का गांव है, ये एक भारत का, एक तरह से देश के लोगों को, जो लोग गांव सरकार का विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, पंचायती जो व्यवस्था है इसी के तहत गांव विकसित हो जाएगा, जो गांव को स्मार्ट गांव बनाने के अपने सरकारी भरोसे से दे हैं, उनके लिए ये सीखने की उनके उदाहरण है कि आपके सरकार के ताकत से, सरकार के तंत्र से ये नहीं बनेंगे। आप जान लीजिए, ये जब बनेंगे वो गांव अपने ही प्रयासों से ये बने। अब ये इसी तरह मैं हर दिन एक न के गाँव को आपके पास ये बताता रहूँगा, क्योंकि गाँव के बारे में अब बताने के लिए इसलिए वो पहले मैं जब उसके गांव सरकार के बारे में सारी व्यवस्था बताता था तो एक ज़्यादा समय लेता था कि 1 घंटा, आपको 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट समय लेता था। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको कोशिश करते हैं कि ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में आपको मैं उन गाँव के बारे में एक परिचय कर दूँ, ताकि आप उससे जान जाएँ कि ये ऐसे ऐसे गाँव बन सकते हैं। अब आज एक बात और बताना चाहूँगा कि गांव सरकार के बारे में हम लोग अभी आज पिछले जून में काफ़ी मैंने तमाम गांव के में यात्रा किया था। आजमगढ़ में, बलिया में, गाजीपुर में, मऊ में, और गांव में ही रात में रुकते थे, और गांव में गांव सरकार के बारे में, उन लोगों को ज़रूरतों के बारे में, गांव सरकार क्या है, गांव सरकार कैसे स्थापित होती है, आपके क्या अधिकार हैं, और अन्न जल संकल्प अभियान भी लिया जाता था। और उस अन्न जल संकल्प अभियान में ये कहा जाता था कि गांव सरकार, अगर नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर गांव सरकार नहीं बनाते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव में हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे, हम लोग ये बात को बार बार कह रहे हैं ताकि गाँव सरकार तक बात पहुँचे, और गाँव सरकार की जो अवधारणा संविधान ने दे रखा है उसको लागू किया जाए, और लागू करके इस तरह के, जैसे मैं बता रहा हूँ, गांव अपने ढंग से, गांव वाले अपने को विकसित करें। देखिए, गांव ये जो हालात जिस तरह से हम देश में या दुनिया में बन रहे हैं, भारत के गांव ही, भारत के, कम से कम भारत जैसे देश की रक्षा गांव ही करेंगे। अब जिस तरह से हालात बन रहे हैं, आप शहरों का विस्तार करते जाइए, जो शहर 10 किलोमीटर के हैं, 20 किलोमीटर हो गए, 40 किलोमीटर हो रहे हैं, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के शहर बनाते चले जाइए। उससे क्या हो जाएगा, गांव मिटाते जाइए, शहर बनाते जाइए। आप 100 किलोमीटर का शहर बनाएंगे तो शहर कहने के न मात्र रहेगा, लेकिन वो शहर तो वही है, उसे न उनमें आपस में लोगों को प्रेम होगा, न भाईचारा होगा, न समस्याओं को शांति होगी, न उनके जो कमाएंगे वही खा लेंगे, कहीं दो आपस में न लोग दूसरे को जानेंगे नहीं। तो ये एक बहुत एक क्योटिक सिचुएशन का मतलब अफरा तफरी की ज़िंदगी में शहर में बनते हैं। गांव में क्या है कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीवन जिएंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर अपने गांव को बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे,
और जो उनकी अपनी जरूरत पूरी होती रहेगी, सबको काम मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा और एक शांतिमय और सुखमय जिंदगी गांव के लोग भी अपने को बचाएंगे। इसके साथ साथ जब देश में बहुत बड़ा देश को अनाज भी देंगे ही देंगे, देश में बहुत बड़ा खतरा होगा तो उसे भी अपने को बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे, ये भी वो करेंगे। तो सब मामले में गांव को हमको अपने गांव को विकसित करके हर तरह से अपने मौलिक रूप में गांव को विकसित करके सारे साधनों से संपन्न करके मतलब इन्हें कि शहरी ढंग से संपन्न करके उनके गांव की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनको संपन्न करके जो उनकी ज़रूरत है, चाहे रोजगार के लिए, चाहे रोजगार के ट्रेनिंग के लिए, चाहे उत्पादन के लिए, चाहे उत्पादन के करने के लिए ज़रूरतों के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम गांव में के लोगों को इस तरह कर दें ताकि उनको कोई बाहर ना जाना पड़े। अब जब उनको नहीं जाना पड़ेगा, अब पिपलांती गाँव में स्कूल में बच्चे हैं, वहाँ से लड़कियाँ हैं, सब लड़कियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं, अच्छे ढंग से पढ़ती हैं और सब वहीं सारी पढ़ाई लिखाई वो सब वहीं कर रही हैं। वहीं ट्रेनिंग सेंटर भी खुल गए हैं, लोग आते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और वो लोग अपना सब वहीं कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें आप गांव में करके आप रखिए और उनको इस तरह के जो कहीं जाएंगे नहीं और कहीं जाने को कोई ज़रूरत भी नहीं है। जितनी वहाँ शांति और खुशहाली और भाईचारा और प्रेम और मिलना जुलना वहाँ जिस तरह से रहता है, एक दूसरे को लोग ख्याल करते हैं, तो वो तो आपको शहर में मिलेगा नहीं। शहर में तो बेगाने शादी वाला हिसाब है कि आप जाएंगे शहर में अपना पेट भरने के लिए 4 पैसा कमाएंगे, तनाव में रहेंगे, आएंगे जाएंगे, 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, थके मादे बस किसी तरह ज़िंदगी को घसीटते जाएंगे। ये अलग बात है कि शहरों में जाइए, जो बड़े अरबपति खरबपति लखपति करोड़पति उन लोगों के लिए शहर रखिए आप। लेकिन गांव में जिनको कि जीवन को नहीं चाहिए अरबपति खरबपति, उनको एक खूबसूरत शांतिमय और प्रसन्न जीवन, समृद्धि, जिसको समृद्धि भी हुई। समृद्धि में का मतलब ये नहीं खरबपति बने तभी समृद्धि बनेगी। समृद्धि का मतलब कि हमारी सारी ज़रूरतें एक तरह से समय जो हमको हैं, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ सब ज़रूरतें हमारी पूरी होती जाए, तो एक उसको बोलते हैं समृद्धि। समृद्धि का भी अब व्याख्या ये जो आजकल लोग करते हैं कि खजाना, आपके पैसों का आपके पास खजाना हो जाए, इसमें ये समृद्धि नहीं है। ये तो पैसों का वो एक भूख है जिसको क्या पैसा इकट्ठा करते चले जाते हैं और उसी जाल में फंसते जाते हैं। तो इस तरह से गांव को, तो ये गांव को भूलिए मत। गांव के वास्तव चीज़ों को, जो संविधान ने गांव के जिस स्वरूप को कल्पना किया है उसको आप भूलिए मत। उसके हिसाब से गांव को आप विकसित करिए और देखिए कि आप गांव किस तरह से गांव अपने आप में भारत के लिए कितनी ताकत, कितनी शक्ति और कितनी भारत को सुंदर और ताकतवर और समृद्धशाली बनाने में कितना योगदान करते हैं। और रोजगार तो सबको देने ही देना, गांव वाले सबको रोजगार दे देंगे, इसकी आप चिंता मत करिए। तो इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम लोग फिर 13 नवंबर में आजमगढ़ में फिर एक कार्यक्रम रख रहे हैं और उसमें आप जो लोग भी हमारे भाई इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सभी को हमारा निमंत्रण है कि 13 नवंबर को आजमगढ़ में हम जुटें और भी एक आजमगढ़ में एक सार्वजनिक सभा में हम लोग बात को फिर आगे बढ़ाएंगे और वहीं संकल्प लेंगे कि गांव सरकार अगर मोदी जी नहीं लागू करते हैं तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। अन्न जल हाथ में अन्न और जल लेके यह संकल्प लिया जाता है कि अगर वो नहीं देंगे, वो गांव सरकार नहीं बनाएंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। इसी कार्यक्रम में फिर आजमगढ़ में करेंगे, फिर निरंतर ही तो अब रुकेगा नहीं, जब तक गांव सरकार नहीं बन जाएगा तब तक रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि गांव ही सरकार। गांधी जी तो कहते ही थे कि गांव सरकार भारत की आत्मा है। हम कहते हैं कि गांव सरकार ही से ही भारत का अस्तित्व है। आत्मा तो गांधी जी आत्मा भी है, बिना आत्मा किसी भारत की आत्मा नहीं रहेगी तो उसका अस्तित्व क्या मिलेगा। उसी को आप कहिए गांव से ही भारत का अस्तित्व है। गांव खत्म, भारत खत्म। गांव को मिटा देंगे तो भारत मिट जाएगा। आप सपने देखते रहिए शहरों में रह के बड़े बड़े, लेकिन गांव नहीं रहेंगे तो आपके कोई वजूद नहीं रहेगा। आप अपना शहर में रह के अपनी ज़िंदगी को सपने देख सकते हैं, लेकिन वजूद धीरे धीरे मिटता जाएगा, एक दिन आके दौड़ जाएगा। तो भारत का अस्तित्व ही गांव से है, भारत देश का अस्तित्व ही है गांव से। तो इसलिए गांव को हर हालत में उनको सशक्त बनाना है। सशक्त मतलब उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले उनको पूरी तरह से देना है
और उन्हें कहना है कि आप अपने ढंग से विकसित करके सुखी और समृद्ध बनिए। और हम जो बार बार कहते हैं कि गांव को स्वर्ग बनाइए, और जब गांव स्वर्ग होंगे तो पूरा देश, हमारा भारत देश स्वर्ग होगा। धन्यवाद साथियों।